गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया, जिससे ये 110% प्रूव हो गया कि डीएनए हमारा या न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। एंड एज यू नो, genetic material are the nucleic acids. They can be DNA or they can be RNA. अब बात आती है वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो ये डिटरमाइन करती है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं। तो इस टॉपिक को हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे इसकी जनरल प्रॉपर्टीज और दूसरा हम पढ़ेंगे दैट इज डीएनए वर्सेस आरएनए, दैट विच जेनेटिक कौन सा जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेस्ट है, डीएनए या आरएनए। तो सबसे पहले हम समझेंगे जनरल प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो किसी भी जो बायोमोलिक्यूल है उसको जेनेटिक मटेरियल होने के लिए चाहिए, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मीन्स मेंडेलियन प्रिंसिपल में हमने देखा जो जीन्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ द डीएनए, और ये जीन्स ही जो है ये कैरी करते हैं जो हमारे इनहेरिटेबल ट्रेट्स हैं पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग से। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है किसी भी बायोमोलिक्यूल को हम उसे जेनेटिक मटेरियल कह सकें, वो है दैट दे शुड हैव अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो भी होनी चाहिए इन द कोड फॉर्म। सेकेंड है आपका यूबिक्विटी। व्हाट इज यूबिक्विटी? यूबिक्विटी मीन्स दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, उन सब में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और आप चाहे आपका वायरस हो, बैक्टीरिया हो, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, इसका फंक्शन जो है वो सेम होता है। थर्ड आता है आपका अमाउंट। अमाउंट मीन्स जो इसका क्वांटिटी है हर सेल में वो सेम होनी चाहिए बॉडी की, इन केस ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए एज का, जेंडर का या किसी और चीज़ का। फिर हम बात करते हैं रेप्लिकेशन, एंड रेप्लिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट feature to determine that this biomolecule is our genetic material। and replication में रेप्लिका मतलब होता है अपने जैसी कॉपी को बनाना, यानी कि चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ये अपनी जैसी कॉपी को बनाते हैं। इसलिए ये जो है आपके न्यूक्लिक एसिड्स, इन्हें हम कहते हैं दे आर द जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड आपका आता है दैट इज फिफ्थ वन, एंड दिस कैरेक्टर इज स्टेबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेबिलिटी? नाउ जेनेटिक मटेरियल का सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है स्टेबिलिटी। मीन्स इसमें म्यूटेशंस जो होते हैं दे शुड बी एट अ वेरी स्लोअर रेट। बहुत जल्दी म्यूटेट नहीं होना चाहिए, इसको स्टेबल रहना चाहिए। ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। इसके बाद आपका फिफ्थ आता है, सिक्स्थ आता है दैट इज एक्सप्रेशन। As already we have learned about the central dogma, and central dogma states that if DNA is there, this is a genetic material, will form RNA or mRNA, we will say, and it will form the protein, and protein is the expression of this gene. Means to determine that which biomolecule is the genetic material, that
biomolecule should have that the potential or the power to express itself. As per the central dogma, these are the proteins, and these proteins basically they can be your hormones or enzymes. Next one is the mutation. Mutations, they are unpredictable changes into the genetic material. मतलब हम जैसा सोचते हैं, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, एंड वी वर अवेयर ऑफ दिस दैट वी विल गेट द रेशियो मोनोहाइब्रिड में 3:1 मिलने वाला है हमें, या डाईहाइब्रिड में हमें 9:3:1 मिलने वाला है. लेकिन अगर ऐसा ना हो कि जो हमें रेशियो मिलता है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज ऑल ऑफ सडन चेंजेस इनटू द जेनेटिक मटेरियल, और इस सडन चेंजेस को ही हम कहते हैं म्यूटेशन. तो ये म्यूटेशंस जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन. रीज़न, जो जब भी म्यूटेशन होगा जीन्स में और जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पर जो ट्रेड्स आएंगे वो हेल्प करेंगे इंडिविजुअल्स को टू एडजस्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो म्यूटेशन बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द इवोल्यूशन. तो इन शॉर्ट आई वांट टू ब्रीफ इट, राइट. तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हम किस किस बायोमॉलिक्यूल को कहेंगे, तो बहुत लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये डिटरमाइन नहीं हो पाया इनमें से कौन जेनेटिक मटेरियल है. तो उन्होंने कहा भाई जिसके पास जो बायोमॉलिक्यूल के पास ये सारे जो आपके सामने फीचर्स हैं, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में है, सारे जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स हैं उनके पास ये आपको जो मिलेगा इन द सेम, इसका केमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा. अमाउंट की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल में इक्वल होगा. एज का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रेप्लिकेशन मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है, अपने जैसी रेप्लिका या कॉपी बनाने में सक्षम है, क्योंकि होता क्या है जब ये डिवाइड होंगे, जब ये रेप्लिकेट करेंगे डीएनए और आरएनए, तो जो कॉपीज बनेंगे दे विल बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनिट्स, राइट. इसके बाद वो स्टेबल भी होना चाहिए, बहुत जल्दी म्यूटेट नहीं होना चाहिए. एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्रेशन मतलब दे शुड फॉर्म द प्रोटीन्स, राइट. और इसके बाद है म्यूटेशन भी इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये एवोल्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो जिसके पास ये सारे ट्रेट्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उस बायोमॉलिक्यूल को ही हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे. और ये सारे ट्रेट्स किसमें होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में, आरएनए में और डीएनए में होते हैं. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा डिटेल जो है वो समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.